हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JMS स्टडी टॉप वन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, परिवहन। परिवहन में हम लोग का टॉपिक क्या है? जल का अवशोषण एवं परिवहन। तो हम लोग पौधे में ना देखेंगे जल कैसे अवशोषण होता है और जल का परिवहन कैसे होता है। तो पौधे में जल का अवशोषण एवं परिवहन। तो जलीय पौधे मृदा से जल का अवशोषण मुख्यतः अपने मूल रोमों के द्वारा करते हैं। मतलब जलीय पौधे जो भी होते हैं ना, अपना जल का जो अवशोषण किसके द्वारा करता है? क्या है? मूल रोमों द्वारा करते हैं। कोशिका में कोशिकारस का प्रासरण दाब भूमि जल के दाब से अधिक होता है। मतलब कोशिका में कोशिकारस का जो प्रासरण दाब होता है ना, वो भूमि जल के दाब से क्या होता है? अधिक होने से जल का विसरण द्वारा मूल रोमों में अधिक होने से जल विसरण द्वारा मूल रोमों की कोशिका में प्रवेश कर जाता है। कहाँ प्रवेश करता है? मूल रोमों की कोशिका में प्रवेश कर जाता है। जाइलम वाहिकाओं में जल विसरित हो जाता है। यहाँ एक दाब उत्पन्न होता है जिसे मूल दाब कहते हैं। इसमें जल कुछ दूरी तक ऊपर चढ़ जाता है। जाइलम वाहिकाओं में जल विसरित हो जाता है। यहाँ एक दाब उत्पन्न होता है जिसे मूल दाब कहते हैं। मतलब जाइलम वाहिकाओं में जल क्या होता है? विसरित हो जाता है। जाइलम क्या करता है? जल का जो संवहन करता है। तो जाइलम वाहिकाओं में जल विसरित हो जाता है। यहाँ एक दाब उत्पन्न होता है। क्या होता है? जो जल विसरित होते हैं ना, वहाँ एक दाब उत्पन्न होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल दाब। क्या कहते हैं? मूल दाब। इसमें जल कुछ दूरी तक ऊपर चढ़ जाता है। क्या होता है? इसमें जल ना कुछ दूरी तक, जो जाइलम में होते हैं ना, जल कुछ दूरी तक ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन पूरी ऊपर तक नहीं जा सकते, कुछ ऊपर तक चढ़ जाते हैं। तो क्या था? जल में अवशोषण एवं परिवहन था। जलीय पौधे मृदा से जल का अवशोषण मुख्यतः अपने मूल रोमों के द्वारा करते हैं। कोशिका में कोशिकारक का प्रासरण दाब भूमि जल के दाब से अधिक होने से जल विसरण द्वारा मूल रोम की कोशिका में प्रवेश कर जाता है। जाइलम वाहिकाओं में जल विसरित हो जाता है। यहाँ एक दाब उत्पन्न होता है जिसे मूल दाब कहते हैं। इसमें जल कुछ दूरी तक ऊपर चढ़ जाता है। क्या अगला टॉपिक क्या है हम लोग का? खनिज लवणों का अवशोषण। क्या है? खनिज लवणों का अवशोषण। हम लोग देखे थे जल का परिवहन अवशोषण। अब क्या देखें? खनिज लवणों का। जल का जो परिवहन होता है तो जाइलम द्वारा हो जाता है, लेकिन खनिज लवणों का परिवहन और अवशोषण के बारे में जानते हैं। तो पहला तो क्या है? खनिज लवणों का अवशोषण। तो आप जानते हैं कि मिट्टी के जल में अनेक लवण, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि घुले होते हैं। तो आप जानते बोला कि आप जानते हैं कि मिट्टी के जल में क्या अनेक लवण, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि क्या होते हैं? घुले होते हैं। मतलब मिट्टी शुद्ध हुई है तो उसमें बहुत सारे चीज़ मिला हुआ रहता है। तो उसी में क्या होता है? अनेक लवण, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि घुले होते हैं। प्रासरण द्वारा क्या होता है? प्रासरण द्वारा मूल रोम केवल जल का अवशोषण करता है। जो मूल रोम होता है क्या करता है? प्रासरण द्वारा किसका अवशोषण करता है? जल का। याद रखिए, मूल रोम जो होता है ना, केवल किसका अवशोषण करता है? जल का अवशोषण करता है। परंतु खनिज लवणों का अवशोषण आयन के रूप में होता है। मतलब खनिज लवणों का अवशोषण किसके रूप में होता है? आयन के रूप में होता है। पौधे आयनों का अवशोषण मूल रोम की कोशिका झिल्ली की बाहरी सतह पर स्थित खास वाहक पदार्थ से जुड़कर करते हैं। जो आयन जो होता है ना, आयन के रूप में होता है ना, तो पौधे क्या करते हैं? पौधे आयनों का अवशोषण मूल रोम की कोशिका झिल्ली की बाहरी सतह पर स्थित खास वाहक पदार्थों से जुड़कर करते हैं। पौधे में जल, खनिज लवणों और खाद्य पदार्थों में बहुत ऊंचाई तक संचलन के लिए स्थानांतरण रहते हैं। क्या करते हैं? देखिए क्या करते हैं? पौधे में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों को बहुत ऊंचाई तक संचलन या पहुंचाने के लिए क्या होता है? अंतरांतरण होता है। क्या कि जाइलम क्या करता है? जल को कुछ ही दूर तक ऊपर तक ले जाता है, पूरे ऊपर तक नहीं ले जा सकता। इसलिए उसके लिए क्या चाहिए? जल का या खनिज लवण और खाद्य पदार्थों को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए हमको क्या चाहिए? अंतरांतरण। क्या होता है? अंतरांतरण की सहायता लेना पड़ता है। इसलिए क्या करता है? अंतरांतरण क्या करता है? खनिज लवण, जल और खाद्य पदार्थों को ना पूरे ऊंचाई क्या होता है? पौधे के पूरे भागों तक, मतलब जितना भी ऊंचाई वहाँ तक क्या करता है? पहुँचा दिया जाता है। वाष्पोत्सर्जन। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे बात, लेकिन यहाँ इसके बारे में पूरी जानकारी जाने। क्या करेंगे? पूरी जानकारी के बारे में जानेंगे। पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो वाष्पोत्सर्जन क्या कहलाती है? तो पौधे के वायवीय भाग क्या कहता है? वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा, किसके द्वारा? जो पौधे में छोटे छोटे रंध्र होता है ना, उसके द्वारा। देखिए क्या पौधे में रंध्र होता है, उसके द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन करता है। पौधे जो अपना शोषण जो करते हैं ना, रंध्रों द्वारा ही करता है, लेकिन उत्सर्जन भी क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन भी किसके द्वारा करता है? उसी के द्वारा करते हैं। पौधे जो रंध्र होते हैं, पौधे के पत्तियों में जो रंध्र होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। वहाँ से पौधे क्या करता है? जल को ना क्या करता है? बाहर की ओर निष्कासन करता है। किसके रूप में? वाष्प के रूप में। किसके रूप में करता है? वाष्प के रूप में करता है। जैसे देखिए
अब देखिए मकई का पौधा क्या करता है, एक दिन में क्या करता है, मकई का पौधा है ना, प्रति एक दिन मतलब एक दिन में कितना 3 से 4 लीटर क्या होता है, 3 से 4 लीटर पानी अपने पौधे क्या करता है, मकई का पौधा एक दिन में कितना करता है, एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी वाष्प के रूप में छोड़ता है। उसी एक सेब का पौधा क्या करता है, 10 से 20 लीटर क्या होता है, 10 से 20 लीटर एक दिन में क्या करता है, पानी निष्कासित करता है। तो देखिए मकई के पौधे एक दिन में ना क्या करता है, 3 से 4 लीटर पानी निष्कासित करता है। एक सेब का क्या हो जाएगा, एक सेब का पौधा एक ही दिन में कितना करता है, 10 से 20 लीटर पानी का निष्कासन। इतना पानी का ये लोग क्या करता है, निष्कासन करता है। सोचिए मतलब क्या करता है, कुछ जो भी होता है ना, ये क्या करते हैं मकई के पौधे, ये एक सेब का पौधा, इसे क्या करते हैं, जो पौधा अपना पानी कहाँ से लेता है, जड़ों से लेते हैं ना, जड़ों से जो भी पानी ले करके जितना उपयोग होता है उतना उपयोग कर लेता है। जो शेष बचता है ना उसको क्या करते हैं, निष्कासन करते हैं। तो निष्कासन करने के लिए तो मकई का पौधा एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी निकालते हैं, निष्कासन करता है। एक सेब का पौधा 10 से 20 लीटर पानी निष्कासन। लेकिन जब बड़े वृक्ष के बाद क्या बड़े पेड़ पौधे का बात, वो कैसे कितना एक दिन में कितना लीटर पानी निष्कासन करते हैं। तो देखिए वो एक दिन में एक कितना लीटर पानी निष्कासन करता है, इसका उम्र पर क्या होता है, उसके उम्र पर डिपेंड करता है। जो एक बड़े वृक्ष होते हैं ना, बड़े या कोई भी वृक्ष हो गए, बड़े पेड़ बड़े पेड़ या छोटे भी पेड़ हो सकते हैं। तो उसका जो जितना उम्र होता है ना, वो अपने जीवन काल के भार क्या हो जाएगा, भार के अनुसार कितना गुना, 100 गुना कितना होगा, 100 गुना क्या हो जाएगा, 100 गुना पानी क्या करते हैं, निष्कासन करते हैं, जल के रूप में क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। मतलब जो बड़े पेड़ पौधे जो होते हैं ना, अपने जीवन काल में जितना उनका जीवन काल, जो जीवन काल जितना दिन का अवधि होता है ना, उसके भार के अनुसार क्या हो जाएगा, उसके भार, जो पेड़ का जो भार तो उसके भार के अनुसार कितना गुना, 100 गुना कितना गुना करते हैं, 100 गुना जल को क्या करते हैं, निष्कासन करते हैं, निष्कासन करते हैं। मतलब क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं। चलिए देखिए क्या है, ये क्या है, पौधे है, क्या है पौधे। एक पौधे में ना क्या जो पत्ती होता है ना, पौधे के पत्ती में क्या बना है, एक प्लास्टिक का थैली बांध दिया गया है। क्या है ये आपका, क्या है प्लास्टिक का थैली। ये क्या है, पत्तियाँ। देखिए यहाँ क्या है, पत्तियाँ, ये पौधा है। तो एक पौधे को क्या करते हैं, एक पत्ती को भाग को क्या करे, एक प्लास्टिक से बांध दिया, क्या किया गया है, प्लास्टिक से बांध दिया गया। तो प्लास्टिक में देखिए क्या है, ये आपका जो बूंदे बूंदे देखा है ना, जल के बूंदे। क्या है, जल के जो पौधे अपना ना क्या करते हैं, जल क्या करते हैं, पौधे जो जल को निष्कासन करते हैं ना, निष्कासन जल क्या है, इस रूप में क्या होगा, प्लास्टिक में जमा हो गया। क्या है कि यहाँ से ये बाहर वायुमंडल में नहीं जा सकता, कि प्लास्टिक क्या पैक है, इसलिए जो पौधे में से निकला ना जो पानी वाष्प के रूप में, उसको क्या कर, रंध्रों द्वारा निकला, ये पत्तियों के रंध्रों द्वारा जो जल निकला वो प्लास्टिक में क्या हो गया, जमा हो गया। क्या हो गया, जमा है। किसके कारण, तो वाष्पोत्सर्जन। क्या है, तो वाष्पोत्सर्जन से जल का निष्कासन। किसका निष्कासन हो रहा है, जल का निष्कासन हो रहा है। क्या है, प्लास्टिक में पानी के बूंदे जम गया। क्या जम गया, प्लास्टिक में पानी के बूंदे जम गया। इस किसके क्रिया के क्या, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में ही होता है। देखिए आप भी घर पर करके इसको देख सकते हैं। क्या है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया विधि। क्या है, तो पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन के लिए प्राथमिक प्रवणता का निर्माण होता है। क्या होता है, प्राथमिक प्रवणता का निर्माण होना आवश्यक है। पत्तियों के रंध्रों के आसपास स्थित कोशिकाओं में सबसे ज़्यादा एवं जाइलम ऊतकों के सटी कोशिकाओं में सबसे कम। देखिए पौधे के पत्तियों के या रंध्रों के आसपास स्थित कोशिकाओं में सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा एवं जाइलम ऊतकों के सटी कोशिकाओं में सबसे कम परासनी दाब होता है। तो याद रखिएगा कि जो पत्तियों के रंध्रों के आसपास जो होता है ना, उसमें परासनी दाब क्या सबसे अधिक होता है, जाइलम ऊतकों के सटी कोशिकाओं में सबसे कम परासनी दाब होता है। परिणाम स्वरूप रंध्रों से पत्ती के जाइलम तक जल स्तंभ का निर्माण होता है। क्या होता है, जल स्तंभ का निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप जल का संचलन पत्तियों के जाइलम ऊतकों से रंध्रों तक निरंतर होते रहता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जब तक चलती रहती है यह स्तंभ अक्षुण्ण बना रहता है। मतलब जब तक वाष्पोत्सर्जन क्रिया जब तक चलती रहती है तब यह स्तंभ क्या अक्षुण्ण बना रहता है। क्या है, वाष्पोत्सर्जन का महत्व। क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन का महत्व। तो पौधे के मूल से चोटी तक क्या होता है, पौधे के मूल से चोटी तक लगातार जल की धारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रवाहित होती रहती है। पौधे के मूल से चोटी तक लगातार जल की धारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रवाहित होती है। पौधे के मूल और चोटी तक लगातार जल की धारा का
वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रभावित होती है। यह खनिज अवशोषणों एवं क्या है, यह खनिज अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायता करता है। इसके अलावा यह पौधे में तापक्रम संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। जो वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या होता है कि पौधे के मूल से चोटी तक लगातार जल की धारा पर वाष्पोत्सर्जन की द्वारा ही प्रभावित होता है। मतलब जल की धारा किसके द्वारा प्रभावित होती है? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। क्या होता है, खनिज अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायता करता है। इसके अलावा यह पौधे में तापक्रम संतुलन बनाए रखने में भी सहायक, मतलब तापक्रम को संतुलित बनाने में ही वाष्पोत्सर्जन का महत्व बहुत बड़ा है। पौधों में भोजन एवं अन्य पदार्थों का परिवहन, तो हम लोग देखेंगे पौधे में भोजन एवं अन्य पदार्थ, क्या कि पौधे को विकसित करने के लिए पौधे में भोजन या अन्य पदार्थों का परिवहन, एक जगह से दूसरे जगह आना जाना होते रहता है। ये किसके क्रिया द्वारा होता है इसको जानते हैं, और कौन पहुंचाता है, कौन लेके आता है, किसके द्वारा ये होता है, इस सभी के बारे में हम जानेंगे इसमें। तो पौधे में भोजन एवं अन्य पदार्थों का परिवहन, तो पौधे के प्रत्येक भाग में अपने पोषण और विकास के लिए निरंतर खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। क्या करता है, पौधे के प्रत्येक भाग में अपने पोषण और विकास के लिए निरंतर खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। कुछ इसे क्या होता है, बिना भोजन के पौधे विकसित नहीं हो सकते। कोई भी, जैसे हम लोग भी है, बिना भोजन के क्या कोई कार्य नहीं कर सकते, उसी पौधे अपना भोजन के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकते, ना विकसित हो सकते हैं। क्या है, स्थानांतरण, क्या है, स्थानांतरण। तो पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के आने जाने को खाद्य पदार्थों का अंतरांतर करते थे। खाद्य पदार्थों का अंतरांतर करते, तो पौधे के एक भाग, क्या होता है, पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में किसका होगा अंतरांतर, तो खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के आने जाने के खाद्य पदार्थों का अंतरांतर कर, क्या करते हैं, खाद्य। तो पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के आने जाने को खाद्य पदार्थों का अंतरांतरण कहते हैं। खाद्य पदार्थों एवं अन्य पदार्थों जैसे एमिनो अम्ल का अंतरांतरण पौधे में सदा अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर होता है। खाद्य पदार्थों के एवं अन्य पदार्थों जैसे एमिनो अम्ल का अंतरांतरण पौधे के सदा अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भाग में। तो आप जानते हैं कि कोई चीज़ अगर अधिक है तो कम की उधर जाएगा कि नहीं। अब मान लें कि आपको एक 2 गिलास देता है, एक गिलास भरा हुआ है, एक गिलास खाली है, तो ये क्या है, अधिक पानी है, इसमें कम पानी, मतलब आधा गिलास पानी, तो क्या इसमें अधिक पानी, पाइप लगाइए कहाँ जाएगा, ज़्यादा पानी वाला कहाँ जाएगा, कम पानी वाला कम पानी की तरफ जाएगा। तो वही बोला, खाद्य पदार्थों एवं अन्य पदार्थों जैसे अमीनो अम्ल का स्थानांतर पौधे के सदा अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर होता है। मतलब अधिक सांद्रता वाले भागों से किधर होता है, कम सांद्रता वाले भागों की ओर होता है। अधिक सांद्रता वाले भागों को संभरण सिरे और कम सांद्रता वाले भाग को उपभोग सिरे कहते हैं। मतलब अधिक सांद्रता वाले भाग को संभरण सिरे और कम सांद्रता वाला भाग को उपभोग सिरे कहते हैं। क्या होता है, आज हम लोग का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। क्या होता है, आज हम लोग का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। अगले वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे, जंतुओं में परिवहन। क्या पढ़ेंगे, जंतुओं में परिवहन पढ़ेंगे। अगले वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में परिवहन। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा, जंतुओं में परिवहन। तो अगले वीडियो जो होगा ना उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जंतुओं में परिवहन पढ़ेंगे।